गांव के उस कच्चे पक्के से घर में अब सन्नाटा रहने लगा था। कभी जिस आंगन में हंसी गूंजती थी, वही आंगन अब बूढ़े कदमों की थरथराहट सुनता था। श्यामलाल और उनकी पत्नी धर्मावती दोनों उम्र के उस मोड़ पर आ चुके थे जहां शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन मन अब भी बच्चों के सहारे जीना चाहता है। दोनों बेटों को पढ़ाने के लिए श्यामलाल ने जिंदगी भर खेत, मजदूरी, ठेके सब कुछ किया। धर्मावती ने चूल्हे की आंच पर अपने हाथ जला जलाकर बच्चों को बड़ा किया। आज वही बेटे शहर में सरकारी नौकरी में थे। बड़ा बेटा विकास, छोटा अंकित, दोनों की पोस्टिंग बड़े शहर में। दोनों की शादियां हो चुकी थी और दोनों बहुएं नेहा और सोनम ऊपर से मुस्कान, अंदर से पूरी मक्कार। जब डॉक्टर ने कहा कि अब श्यामलाल को दवा समय पर चाहिए और धर्मावती की आंखें कमजोर हो रही हैं, तो गांव के लोगों ने कहा अब बेटों के पास शहर ले जाओ। बस यहीं से कहानी बदली। विकास ने घर आकर बात छेड़ी तो नेहा का चेहरा उतर गया। वो बोली, ये किसको उठा लाए हो शहर? तुम्हें पता भी है शहर कितना महंगा है? किराया, राशन, दवा, बिजली, पानी, और फिर ये बोझ मेरे सिर क्यों? मैं कोई नौकरानी हूँ। विकास ने धीरे से कहा, नेहा, माँ बाप हैं हमारे। तो नेहा तड़प कर बोली, तो क्या हुआ? पैदा किया है तो जिंदगी भर ढोना भी तुम्ही का काम है क्या? उसी रात विकास ने छोटे भाई अंकित को फोन किया। आवाज भारी की, अंकित, माँ बाप अब चल नहीं पाते, सोच रहा हूँ शहर ले आऊं। फोन स्पीकर पर था। पास में बैठी सोनम तुरंत बोल पड़ी, अरे भैया का फोन आया था, माँ बाप को रखने की बात कर रहे थे। अंकित चौंका, क्या? सोनम ताना मारकर बोली, शहर कोई धर्मशाला है क्या? वैसे भी मेरा ऑफिस, मेरी लाइफ, मेरी फ्रीडम। बाबूजी सुबह सुबह पूजा की घंटी बजाएंगे, माँ रसोई में घुसेंगी, ये सब मॉडर्न लाइफ में कहाँ फिट बैठता है? अंकित ने फोन पर कहा, भैया अभी मुश्किल है, सोनम भी कह रही है कि खर्च बहुत है। विकास ने थकी आवाज में कहा, तो क्या करें? दोनों भाइयों में लंबी खामोशी छा गई। फिर विकास बोला, एक काम करते हैं, 6 महीने माँ बाप मेरे पास, 6 महीने तुम्हारे पास, बारी बारी से। अंकित ने राहत की सांस ली। ठीक है भैया, यही सही रहेगा। उधर गांव में बैठे श्यामलाल और धर्मावती कुछ नहीं जानते थे कि शहर में उनके लिए क्या फैसले हो रहे हैं। बस इतना सुना कि अब तुम्हें शहर जाना है। धर्मावती ने भगवान की तरफ देखकर कहा, चलो जी, अब बच्चों के पास रहेंगे। श्यामलाल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल भारी था। पहले 6 महीने विकास के घर गए। शहर का फ्लैट छोटा, हवा बंद, नेहा की बौहें हर बात पर चढ़ी हुई। बाबूजी आप भी ना, ये कैसी बहू मॉडर्न स्टाइल में रहती है? पूजा की घंटी भी दिक्कत लगती है। नेहा चिल्लाई, माँ ये सब्जी ऐसे क्यों काटती हैं? यहाँ अलग तरीका होता है। माँ इतना तेल क्यों डाल दिया? बाबूजी बाथरूम में पानी क्यों गिरा दिया? हर बात पर ताना, हर सांस पर बोझ। श्यामलाल रात को धर्मावती से फुसफुसा कर कहते, लगता है हम सच में बोझ हैं। धर्मावती चुपचाप आंसू पोंछ लेती। 6 महीने जैसे तैसे कटे। फिर बारी आई अंकित के घर जाने की। सोनम ने पहले ही दिन नियम सुना दिए, सुबह जल्दी मत उठा करो, मेरे मीटिंग कॉल होते हैं। माँ ये अगरबत्ती मत जलाया करो, स्मेल आती है। बाबूजी टीवी पर ये क्या देखते रहते हो? श्यामलाल ने एक दिन धीरे से कहा, बहू ये दवा खत्म हो गई। सोनम झल्ला गई, हर महीने दवा? पैसा पेड़ पर उगता है क्या? अंकित चुप रहा। माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा। धर्मावती का मन टूट गया। एक रात उसने कहा, जी लगता है हमने गलती की, बच्चों को बोझ समझाया। श्यामलाल ने भारी आवाज में कहा, नहीं, गलती हमारी नहीं, हमारी किस्मत की है। कुछ दिन बाद शहर में काम के दबाव और घर के क्लेश से अंकित विकास फिर फोन पर बात करते हैं। विकास कहता है, भाई नेहा रोज झगड़ती है। अंकित जवाब देता है, यहाँ भी वही हाल है। फिर वही सलाह, एक एक करके रख लेंगे, जैसे माँ बाप इंसान नहीं सामान हो। इधर श्यामलाल की तबीयत और बिगड़ती है। धर्मावती रात भर जागकर उनके पैर दबाती है।
एक दिन श्यामलाल बिस्तर पर बैठे बैठे बोलते हैं, धर्मा, अगर मैं मर जाऊं तो बच्चों को कहना हमें माफ कर देना। धर्मावती फूट फूट कर रो पड़ती है। कहानी यहाँ से और गहरी और खतरनाक मोड़ लेती है, जहाँ शहर, नौकरी, बहुएं और बेटों का असली चेहरा पूरी तरह नंगा होता है। समय बीतता गया और श्यामलाल की तबीयत दिन पर दिन गिरती चली गई। धर्मावती रात रात भर जागकर उनके पैर दबाती और मन ही मन भगवान से कहती कि बच्चों को सद्बुद्धि दे देना। लेकिन शहर के फ्लैट में बहुओं की शिकायतें कभी कम नहीं हुई। नेहा कहती, हर समय खांसते रहते हैं, मेरी नींद खराब होती है। सोनम बोलती, ये पूजा पाठ बंद करवाओ, मॉडर्न सोसाइटी में लोग हंसते हैं। एक रात श्यामलाल को तेज सीने में दर्द उठा। धर्मावती घबराकर बोली, बेटा डॉक्टर को बुला लो। विकास ने घड़ी देखी और कहा, इतनी रात को कौन आएगा? अंकित बोला, सुबह देखते हैं। लेकिन सुबह होने से पहले ही श्यामलाल की सांसें उखड़ गईं। धर्मावती ने उनके सीने पर सिर रखकर चिल्लाया, जी उठो, बच्चों के लिए तो उठ जाओ। पर शरीर ठंडा हो चुका था। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बस इतना कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। खबर फैलते ही कॉलोनी, ऑफिस और गांव तक बात पहुंच गई। सरकारी नौकरी वाले बेटों के पिता की मौत, और वो भी ऐसे हाल में। लोग पूछने लगे, बुजुर्ग माँ बाप शहर में थे, फिर इलाज में देर कैसे हो गई? अंतिम संस्कार गांव में हुआ। पूरा समाज इकट्ठा था। लोग फुसफुसा रहे थे, यही वो हैं जिनके माँ बाप को बोझ कहा जाता था। श्यामलाल की अर्थी के पास धर्मावती पत्थर सी बैठी थी। तभी गांव के बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा, श्यामलाल ने जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए कमाया और बदले में उसे समय भी उधार में मिला। किसी ने कहा, बेटों ने पिता को दवा से ज्यादा तानों से मारा। धीरे धीरे फुसफुसाहट गुस्से में बदली और फिर खुली थू-थू में। लोग विकास और अंकित की तरफ देखकर कहने लगे, शर्म करो, सरकारी नौकरी ने इंसान नहीं बनाया। ऐसी बहुएं और ऐसे बेटे समाज पर कलंक हैं। नेहा और सोनम के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। ऑफिस में चर्चा हुई, सोसाइटी में बातें बनी, बच्चों के स्कूल तक बात पहुंची। धर्मावती ने 13वीं के दिन सबके सामने कांपती आवाज में कहा, मेरे पति को बीमारी से नहीं, तानों से मार दिया गया। फिर उसने अपने बेटों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों पढ़े लिखे हो, पर इंसान नहीं बन पाए। विकास फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, माँ, मैंने नौकरी के घमंड में पिता को खो दिया। अंकित ने सोनम की तरफ उंगली उठाकर कहा, तेरी मॉडर्न सोच ने मेरा बाप छीन लिया। नेहा और सोनम चिल्लाईं, हमने कुछ नहीं किया। तब धर्मावती ने शांत लेकिन भारी शब्दों में कहा, तुम्हारा हर ताना, हर आंख, हर शिकायत मेरे पति के दिल पर वार थी। समाज के सामने दोनों बहुओं की गर्दन झुक गई। लोग मुंह फेरने लगे। वही शहर जिसने उन्हें स्टेटस दिया था, अब उन्हें पहचानने से कतराने लगा। कुछ महीनों बाद धर्मावती ने फैसला किया कि वो किसी बेटे के पास नहीं रहेंगी। उन्होंने वृद्धाश्रम में रहना चुना और जाते जाते बस इतना कहा, अब मैं बोझ नहीं बनूंगी। उस दिन विकास और अंकित पहली बार समझ पाए कि समय का बंटवारा माँ बाप का नहीं, उनके कर्तव्य का होना चाहिए था। और जिस समाज में माता पिता की इज्जत नहीं होती, वहाँ सरकारी नौकरी भी आदमी को बचा नहीं पाती।